morning students. Today there is our English languages period. Today's date is 6th of September 2021 and today is Monday. Okay, today we are going to start a new chapter. Okay, and that is comprehension. Chapter number 28 and that is comprehension. What is the meaning of comprehension? See, to comprehend, it is a verb. To comprehend. What is the meaning of comprehend? Comprehend means to understand. To understand का मतलब होता है समझना. ओके, मतलब इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा. एक पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ्स मीन्स some paragraphs are given for you. You have to read and understand those each and every line. Okay, those paragraphs properly, है ना? You have to observe the words, the vocabulary from this passage, from these passages. Okay, and then you have to write down the question, write down the answers of the question given below the passage. समझ में आ रहा है? ये जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आपको क्या करना है? आपको 2-3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड. उसमें आपको क्या करना है? हर एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, हर एक शब्द को अच्छी तरीके से समझना है. वोकैबुलरी मीन्स क्या होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दार्थ. शब्दों के अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझने हैं. यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी और थिसॉरस. इसका मतलब होता है आपको शब्दकोश, है ना, या ये जो शब्द भंडार है थिसॉरस जो है, उसमें से उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, और उसी वजह से आपको हर एक लाइन का, हर एक शब्द का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आएगा. यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, है ना, और द सिमिलर वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द डिक्शनरी और थिसॉरस. ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चों, और इसके बाद आपको पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सीरियली, आपको ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सीरियली आपको आंसर्स कहाँ देखने हैं? पैसेजेस में देखने हैं. क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो फर्स्ट या सेकेंड लाइन में होगा. क्वेश्चन सेकेंड जो है वो थर्ड या फोर्थ लाइन में होगा. आपको अच्छे तरीके से ये ऑब्जर्व करना है. उल्टे पुल्टे कभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं. क्वेश्चंस के हिसाब से ही सीरियली यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, सीरियली आते हैं. पैसेज में जैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड लाइन में होगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन में सेकेंड का आंसर होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन 3 का आंसर होगा. ऐसे ही आंसर्स आते हैं. नहीं तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में, ऐसा कभी भी नहीं होता है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? So I am going to give you the explanation of this text now. So open your book, page number 133. Chapter number 28, comprehension. Okay, now see. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अवधारणा. जो हम स्टडी करते हैं वो हम कितना ग्रहण करते हैं, हाँ, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, अवधारणा. ओके, नाउ सी, come on, keep your finger there. Page number 130, chapter number 28. Chapter's name is comprehension and very first line I am going to read. Keep your finger there. The word comprehension means to understand. शब्द जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब होता है समझना, धारण करना, ग्रहण करना. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लाइन. A comprehension is a very useful exercise. यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब कसरत नहीं है, इस पे एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास. ओके, a comprehension is a very useful exercise to develop one's power of understanding what the passage says. अब इसका मीनिंग में बता रही हूँ. Listen carefully. A comprehension
is a very useful exercise. ये जो अवधारण है ये एक क्या है, बहुत ही यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, है ना, उपयोगी अभ्यास है। किस लिए है ये उपयोगी अभ्यास? टू डेवलप वंस पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी की समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये क्या है, यूजफुल अभ्यास है, यूजफुल एक्सरसाइज है, यानी प्रभावशाली अभ्यास है। और ये कहाँ से आपको और किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है ये? व्हाट द पैसेज सेज, परिच्छेद आपको क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ये समझने की पावर गेन करना, इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस दैट अवधारणा क्या होती है, ये एक यूजफुल एक्सरसाइज है। मतलब क्या है, ये प्रभावशाली अभ्यास है। किसके लिए हम ये यूज करते हैं? जो परिच्छेद आपको दिए गए जो परिच्छेद है, या एक ही परिच्छेद हो या एक से ज्यादा परिच्छेद हो, उनको समझने के लिए आपको आपकी क्या बढ़ाता है, ये पावर, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। समझ में आया? इसलिए आपको ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन दिया गया है कि आप जो भी पढ़े वो अच्छी तरीके से आप ग्रहण कर पाए, अवधारणा उसकी आपको हो। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अ पैसेज और अ स्टोरी इज गिवन टू बी read and understood. आपको एक परिच्छेद दिया जाता है या आपको एक कहानी दी जाती है पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए। इस सेक्शन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आपको एक परिच्छेद दिया जाता है या कोई स्टोरी बताई जाती है, वो आपको अच्छे से पढ़नी होती है, उसके शब्दार्थों को समझना होता है और फिर उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सीरियली आपको देने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, it is followed by a set of questions based on the passage. और इसके बाद क्या आता है, सेट यानी संच आता है। किसका? क्वेश्चंस का, सवालों का एक संच, सवालों का एक समूह। इस पैसेज पर आधारित जो है, बेस्ड ऑन द पैसेज, इस परिच्छेद पर आधारित प्रश्नों का संच, प्रश्नों का समूह आपको नीचे पैसेज के दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये आपको किस लिए आएगा? फर्स्ट टर्म के लिए। दिस syllabus is for your first term. This chapter is for your first term. So we are going to take one passage for the comprehension. Understand? So understand this concept properly. Okay? ये अच्छे तरीके से आपको इस संकल्पना को समझना है. Okay? Now see. How to attain a comprehension passage? मतलब अवधारणा के लिए आपको जो परिच्छेद दिया गया है उसको कैसे आजमा सकते हैं हम? अटेम्प्ट का मतलब यहाँ पे प्रयास करना नहीं है, आजमाना है। क्या है? आजमाना। मतलब आपको जो परिच्छेद दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अवधारण के लिए, तो उसको हम कैसे आजमा सकते हैं? तो इसका आंसर आपको 6 तरीके से दिया हुआ है। देयर आर 6 steps. Okay? How to solve the questions, how to write down the questions of this comprehension passage. Understand? Now see the first one. It is very important, so concentrate. Okay? Read the passage quickly once to a general idea of what it is about. मतलब आपको जो परिच्छेद दिया गया है एकदम से झट से वो पढ़ना है। किस लिए? कि ये पैसेज किस कल्पना पर आधारित है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है, ये जानने के लिए पहली बार आपको झट से वो पैसेज, जल्दी से आपको वो पैसेज पढ़ लेना है। नाउ रीड इट अगेन केयरफुली एंड स्लोली टू नो द डिटेल्स। अभी दूसरी बार भी उसको पढ़ना है। पहले बार में पढ़ा तो हमको उसका सब्जेक्ट समझ में आया कि ये जो परिच्छेद है ये कौन से विषय पर आधारित है, और दूसरी बार जब पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ना है? केयरफुली, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एंड स्लोली,
धीरे धीरे पढ़ना है। टू नो द डिटेल्स, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बताया गया है, कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, समझाए गए हैं, ये समझने के लिए आपको धीरे धीरे वो पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अंडरस्टैंड? 2 बार परिच्छेद पढ़ना होता है, एक झट से और दूसरा स्लोली टू अंडरस्टैंड द पैसेज। ओके, नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चंस based on the passage as this helps you to understand it better। फिर आपको क्या करना है, परिच्छेद कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको उसके नीचे दिए गए जो सवाल है वो पढ़ने हैं, और ये आपको किस प्रकार मदद करेंगे, इस परिच्छेद को समझने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा आपको मदद करेंगे। It also guides you as to how much you should write for one answer so that no overlapping takes place। Okay? मतलब it also guides you, ये आपको किस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये क्या होता है, हमको किस प्रकार मार्गदर्शन होता है कि how much you should write for one answer, एक आंसर के लिए आपको कितना आंसर, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना आंसर लिखना है, ये आप समझ पाते हो बिना ओवरलैप हुए बिना, मतलब ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया ना आंसर कैसे लिखना है, आपको क्रम से लिखने हैं, नीचे वाला आंसर ऊपर नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले 2-3 ही लाइन में आएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तीसरे चौथे लाइन में आएगा, उसके आगे 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 आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मतलब ओवरलैप नहीं होगा, ऊपर नीचे ऐसा क्रम उसका नहीं होगा, है ना, इससे आप बच सकते हो। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली आफ्टर रीडिंग द पैसेज। ओके, नाउ थर्ड, नाउ लुक एट ईच क्वेश्चन वन बाय वन। फिर इसके बाद क्या करना है, हर एक सवाल को अच्छी तरीके से देखना है। लोकेट, लोकेट यानी पता लगाना है आपको, एंड मार्क और निशान भी लगाना है विद द पेंसिल। पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए पढ़ते वक्त, तो पेंसिल से आपको पता लगाना है और निशान भी लगाना है। क्या? द पार्ट ऑफ द पैसेज ईच क्वेश्चन रेफर्स टू, हर एक क्वेश्चन जिससे संदर्भित हो, जिससे संबंधित हो, उस पैसेज का जो पार्ट है, अंश है, भाग है, उसको आपको क्या करना है, निशान लगाना है। आपको समझना है कि ये पहला क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कौन सी लाइन है, कौन सा आंसर कौन से लाइन में आया हुआ है, इसको आपको, उस आंसर्स को आपको क्या करने हैं, उस लाइन को, उस आंसर को आपको पेंसिल से निशान लगाना है। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली, और तुरंत आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपको सवाल को अच्छी तरीके से समझना है। थोरोली, एज थोरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरीके से, पूरी तरह से आपको उस क्वेश्चन को समझना है। एज टू व्हाट एंड हाउ मच यू आर टू राइट फॉर ईच आंसर, क्या समझना है कि आपको क्या लिखना है और आपको कितना लिखना है। मतलब पहला क्वेश्चन अगर ऐसा होगा, हु इज दैट पर्सन, हु इज दैट पर्सन इन द गार्डन, ऐसा अगर क्वेश्चन आया, गार्डन में कौन सा व्यक्ति है, तो उसका नाम वहां पे होगा, तो राम ही लिखेंगे आप, है ना। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, राम इज इन द गार्डन। ओके, उसके आगे आप ऐसे नहीं लिखेंगे द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स आर इन इट, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस आप नहीं लिखेंगे, परफेक्टली जो आंसर है उतना ही आपको लिखना है। बहुत सारा आंसर्स आपको लिखना नहीं है, 2-3 लाइन ज्यादा बढ़ा के लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, समझ में। सो परफेक्ट आंसर आपको वहां पे लिखना है। हाँ, नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप, each answer of yours must be to the point and you must only answer what is asked for। to the point मतलब जितना है उतना ही आपको आंसर लिखना है, जो पॉइंट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। what is asked for, किसके लिए, क्वेश्चन जिसके लिए पूछा गया है वही आंसर पॉइंट आउट करके आपको लिखना है। ओके, राइटिंग एक्स्ट्रा विल नॉट फेच यू मोर मार्क्स। फेच का मतलब होता है लाना, ज्यादा लिखने की वजह से, ज्यादा आंसर बड़ा लिखने की वजह से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं ला पाएंगे आप ज्यादा मार्क्स। ऑल्सो लुक एट द मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरीज।
और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं, जो गुण उनको दिए जाते हैं, समझो पहले क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, दूसरा क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, तो ऐसे उन मार्क्स को भी आपको अच्छे तरीके से देखना है एंड राइट अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू हु इज इन द गार्डन, कौन है गार्डन में, तो आंसर इज व्हाट, राम। बस इतना ही आंसर है। तो व्हाट इज द आंसर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, है ना, 1 मार्क के लिए। अगर 2 मार्क्स दिए गए हैं तो पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे राम इज इन द गार्डन, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ में आए? तो मार्क्स के हिसाब से भी आपको क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट 5th स्टेप, ऑलवेज चेक to see whether you have numbered your answers according to the questions। हाँ, मतलब according to the questions, यानी सवालों के हिसाब से आपको जो पैसेज दिया गया है वैसे आप वहाँ पे नंबर्स लिख रहे हो कि नहीं। मतलब पहले लाइन क्वेश्चन का आंसर अगर दूसरी लाइन में है तो वहाँ पे आप फर्स्ट करके आपको क्या करना है, मार्क करना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकेंड लाइन में। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज इन थर्ड लाइन में, थर्ड में लाइन में है, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, उस आंसर को मार्क करोगे और वहां पे लिखोगे 2। मतलब ये जो लाइन है ये 2, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया आपको? कौन सी भी लाइन हो, लेकिन अगर पहले क्वेश्चन का आंसर है तो वहां पे 1 लिखोगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड को मार्क करोगे, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को, तो वहां पे लिखोगे आप 2, मतलब ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आपको ये जो परिच्छेद है इसमें मार्क करने हैं। अंडरस्टैंड? Now check to see whether no question has been left out by mistake। और आपको ये भी अच्छी तरीके से देखना है कि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। हर एक सवाल का आपको आंसर देना ही है, कोई छूट तो नहीं गया गलती से, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, रिवाइज each answer and look out for silly careless mistakes you might have made। आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है यानी आपको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसकी पुनरावृत्ति करनी है। रिवाइज का मतलब होता है पुनरावृत्ति। फिर से एक बार उन सारे आंसर को, जब सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर से एक बार उनको चेक करना है, देखना है कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, हाँ, कहीं अपने सिली मिस्टेक्स, मूर्खतापूर्ण गलतियां तो नहीं हुई, हाँ, या कोई केयरलेसली मिस्टेक्स तो नहीं हो गए, मतलब ध्यान ना दिए बिना जो गलतियां हो गई है वो तो नहीं हुए, है ना, बाय मिस्टेक जो गलतियां हुई है वो नहीं हुई है ना, स्पेलिंग्स कहीं गलत नहीं है ना, सब स्पेलिंग्स बराबर है ना, हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, मतलब वाक्य की रचना जो हमने लिखी है वो करेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद बराबर वर्ब आया है कि नहीं, वर्ब के बाद बराबर ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं, फुल स्टॉप दिया है कि नहीं। यू हैव टू चेक द पंक्चुएशन मार्क्स आल्सो देयर। अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू थोरोली चेक दिस। ओके, अभी नोट दी गई है ये 6 स्टेप्स, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बताएं कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ द नोट इज गिवन फॉर यू। फॉर कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस ऑलवेज कैरी अ डिक्शनरी कम थिसॉरस विद यू। मतलब जब भी आपका कॉम्प्रिहेंशन का पीरियड हो, है ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अवधारणा का पीरियड हो, तब आपको क्या करना है, आपके साथ हमेशा एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश या थिसॉरस होना चाहिए, यानी शब्द भंडार होना चाहिए। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड थिसॉरस? डिक्शनरी जो होती है इसमें बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं, समानार्थी शब्द दिए जाते हैं, है ना, और उसके मीनिंग्स दिए जाते हैं और उनको कैसे यूज करना है, द यूजेस ऑफ द वर्ड्स इज गिवन देयर। मतलब उनको किस तरीके से यूज करना है, प्रयोग में लाना, ये भी डिक्शनरी में दिया जाता है। और थिसॉरस क्या होता है, ये सिर्फ एक शब्द भंडार होता है, इसमें समानार्थी शब्द दिए जाते हैं लेकिन इसमें यूजेस कैसे करते हैं उसमें ये नहीं दिया जाता। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कंसेप्ट्स।
है ना, डिक्शनरी, उसमें ये विश्वकोश है, शब्दकोश है, बहुत सारे शब्द इसमें होते हैं, समानार्थी शब्द बहुत सारे इसमें होते हैं, है ना। वो क्या है, फ्रेज है या नाउन है, हाँ, या प्रोनाउन है, ये वहाँ पे दिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर की जाती है, उससे रिलेटेड सेंटेंस, उन कंसेप्ट को सेंटेंसेस में कैसे ढालते हैं वो भी इसमें दिया जाता है डिक्शनरी में। और वेराज द थिसॉरस है ना, थिसॉरस में क्या किया जाता है, सिर्फ वहाँ पे समानार्थी शब्द होते हैं, इसमें यूजेस कैसे होते हैं उसकी ये नहीं दिया जाता। समझ में आया, ये सिर्फ एक शब्द भंडार है। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। नाउ द नेक्स्ट वन, यू मस्ट ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। और आपने ये ध्यान में रखना है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन के जो आंसर्स लिखते हो, आपको अपने शब्दों में ये जवाब लिखने होते हैं। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, शब्द सामग्री जो होती है वो बढ़ती जाती है। हाँ, माइंड को क्या मिलती है, क्रिएटिविटी मिलती है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कौन सा डीड आया है तो हमें पास्ट टेंस करना पड़ेगा, डज आया है तो हमें प्रेजेंट टेंस लेना पड़ेगा, ये सब आपको इसमें समझ में आता है। यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द क्वेश्चंस मीन्स यू हैव टू ऑब्जर्व द टेंसेस देयर, लुक एट द construction of the question, and according to the construction of the question and according to the tenses, you have to write down the answers in your own words. Don't use the same to same line which is given into your comprehension passage. Do you understand, students? So this is all about the comprehension passage. All explanation I have given you twice or thrice. Okay, students? And the next period we are going to start the first comprehension passage, and that is Alice in Wonderland. What is Alice in Wonderland? It is a novel. I will explain you the information in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. You have to read this explanation which is given into your book properly, and understand it again. Okay, students, thank you so much. This is for today. We shall meet in the next period. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.